Okay, now am I audible? Okay, yes. So till now, I will repeat what I have said. वॉल्यूम कर दो, नहीं वॉल्यूम कम कर लीजिए. Yes, till now what I have said कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, before you read about read the poetry or the story, you have to know about the poet itself. ठीक है, राइटर या पोएट जो है उनके बारे में जानना आपको जरूरी है, क्योंकि उन्होंने किस सेंस में ये किताब लिखी थी, पोएम लिखी थी, स्टोरी लिखी थी, वो आपको पता होना चाहिए. अंडरस्टूड? तो आपका जो फर्स्ट पोएट्री है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लव बाय जॉर्ज हर्बर्ट. ठीक है, ये जो पोएट्री है, फर्स्ट थिंग, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ अ सीरीज. ठीक है, 3 पोएट्रीज इन्होंने लगातार लिखी थी, लव 1, लव 2 एंड लव 3. दिस इज द थर्ड पोएट्री दैट वी आर गोइंग टू रीड. ठीक है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था अबाउट राइटिंग द पोएट्री इज, यहाँ पर डिस्कशन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, you can look in the screen. It is written that he was a member of Angelical clergy. So I was asking if anyone can tell me, what do you mean by a clergy? Clergy का मतलब आप में से कोई समझता है? नहीं. Okay, clergy means जो priest होते हैं. They pledge their love and loyalty to their God. They pledge their life to their God. जैसे nuns होते हैं वैसे clergy होते हैं males. Okay, they are priests. Priests are the male person and nuns are the female person. So clergy वो होता है the person, whether it's male or female, who pledge their life to their God. Understood? So he became a priest. ठीक है, he became a member of the clergy in 1630. That means he was heavily devoted to his God. ठीक है. Yes. Sorry. क्लर्गी मतलब पुजारी, बच्चे पुजारी. जो क्रिश्चियंस में होते हैं ना, तो उनको प्रीस्ट बोलते हैं जो मेल होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनको नन बोलते हैं. ठीक है, तो दोनों को, फीमेल मेल दोनों को अगर मिलाया जाए तो उनको क्लर्गी बोला. यस कम इन बच्चे, उनको क्लर्गी बोला जाता है. अंडरस्टूड? तो वो उन्होंने अपना जो जीवन था, उन्होंने अपना जीवन पूरा अपने भगवान के लिए समर्पित कर दिया. ठीक है, so that is what is the meaning of clergy, and he did that in 1630. Next is, he was considered a metaphysical poet. What do you mean by metaphysical? Metaphysical का मतलब क्या समझते हैं? Yes, Keshav, you want to ask something? मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक. Yes, something like that. ठीक है, मेटाफिजिकल का एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि जो चीजें आप, यू कैन से अनटैंजिबल, सम फीलिंग्स दैट यू आर एक्सप्रेसिंग, हाँ, जो आप महसूस कर सकते हैं, या फिर जो चीजें आप, यू कैन से रियलिटी से बहुत दूर हैं, जिसकी आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं. राइट? सो दैट इज व्हाट मेटाफिजिकल पोएट्री पोएम इज. तो वो पोएट ऐसे थे जो वो ऐसी चीजों के बारे में पोएट्री लिखते थे जो चीजों के बारे में आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं, विच आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर, यू कैन से फीलिंग. ठीक, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनके हिसाब से वो पोएट्री लिखते थे. तो इन हिज फर्स्ट 2 poems he argued that the love of God was the only proper subject of poetry. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पहली जो पोएम लिखी थी 1610 में, उन्होंने उस बेसिस पे, उनका बेसिस यही था लिखने का कि अगर आप अपने भगवान से प्यार करते हैं तो उससे ज्यादा प्रेरणा देने वाला कोई भी, यू कैन से उसको क्या बोलते हैं, जो उसका आधार रहता है आपकी प्रेरणा का, वो आपके भगवान के प्रेम से के अलावा और कुछ नहीं है. राइट? तो ही वाज, उनका जो बेसिस था पोएट्री लिखने का. बच्चे, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, योर नेम फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन. Try not to touch your screen while it's recording.
तो आपका जो उनका जब भी वो लिखते थे, उनका बेसिस यही रहता था कि जो आप भगवान का प्यार है या आप अपने भगवान को कितना प्यार करते हैं, इससे ज्यादा प्रेरणा किसी भी पोइट्री के लिए या राइटिंग के लिए नहीं ले सकते कहीं और से। अंडरस्टूड? So his poetry commonly contains biblical reference and considered a religious argument. Again, I'm telling you, please don't write on the screen. ये जो आप लिख रहे हैं, आपका नेम फ्लैश होता है, and because this is the first class, I'm just giving you a warning. Next time it won't be a warning. So उनकी जो पोएट्री थी उसमें बिब्लिकल रेफरेंस, बाइबल पता है? बाइबल पता है सबको? तो बाइबल का रेफरेंस उनको हमेशा आपकी पोएट्री में, उनकी पोएट्री में आपको दिखेगा, राइट? तो जो भी पोएम्स वो लिखते थे उसमें बिब्लिकल रेफरेंस रहता था। रिलीजियस चीजें यानी कि जो भी भगवान से जुड़ी हुई चीजें थी उनके बारे में ही वो पोएट्री लिखते थे। ये अर्पित। Do you want to say something? You have raised your hand for some reason. Yes, ma'am. बाइबल मीन्स जो क्रिश्चियन के रिलीजियस बुक होते हैं, जैसे हाँ बच्चे वही वाला। हाँ, जैसे हमारी गीता है, रामायण है, वैसे ही उनके लिए बाइबल होता है, ठीक है? कुरान मुस्लिम के लिए है, ठीक है? तो उसी तरह से उनका जितना भी रिलीजियस टॉक्स है, दैट इज रिटन इन द बाइबल इटसेल्फ। ओके ओके, सो हाँ, नेक्स्ट इज योर अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में, यस हाँ वही तो बोला, कुरान मुस्लिम्स के लिए जैसे होता है, हमारे लिए जैसे गीता है, रामायण है, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए बाइबल ही होते हैं, ठीक? बाइबल ही होते हैं। तो दिस इज अबाउट दी पोएम। पोएम देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, दिस इज वन पार्ट ऑफ दी 3 पोएम, ठीक है? पहली जो पोएट्री उन्होंने लिखी थी, दैट इज कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन मॉर्टल एंड इमॉर्टल लव। मॉर्टल मतलब क्या हुआ? सॉरी बच्चे, आप लोग ट्रांसलेशन करने देते हो पूरा। मॉर्टल मीन्स जो मर सकता है, ठीक है? जो मर सकता, हाँ वही ट्रांसलेशन आप कर देते हो ना, वो शुद्ध हिंदी सबको समझ में नहीं आएगी। मॉर्टल मीन्स जो मर सकता है, इमॉर्टल मीन्स जो नहीं मर सकता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर फर्स्ट जो पोएट्री इन्होंने लिखी थी लव के बारे में, उसमें डिफरेंस बताया गया था कि अगर जो इंसान है या जो भी चीजें मर सकती हैं, जो भी प्राणी मर सकते हैं, उनके प्यार के बीच में और भगवान के, यानी इमॉर्टल क्या हुआ? भगवान ही हुआ, राइट? तो उनके प्यार प्रेम के बीच में क्या अंतर होता है, दैट इज द एसेंस ऑफ हिज पोएट्री लव 1। सेकेंड वॉज कंपेयरिंग द लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमन लव, यानी कि आज के जमाने में या फिर आप कह लीजिए जो पुराने जमाने में भी जो इंसान थे, उन्होंने प्रेम को कितना नीचे गिरा दिया था बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स एंड you can say activities that are related to that feeling, वो उनकी वजह से कितना दूषित उन्होंने कर दिया था प्रेम को, वो चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है इन पोएट्री। सेकेंड, थर्ड इज पर्सोनिफाइंग डिवाइन लव एंगेजिंग विद द स्पीकर इन अ डिस्कशन ऑफ हिज वर्दीनेस। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी जो पोएम है, जिसमें जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़नी है, तीसरी जो पोएट्री है, उसमें ये बताया गया है, उसमें एक डायलॉग का सीन है, ठीक है? वहां पर बातचीत हो रही है 2 लोगों के बीच में। पहला ये जो लव है, लव कौन है? भगवान को पर्सोनिफाई किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन? समथिंग दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल एसेंस इज गिवन अ फिजिकल एसेंस इन दी पोएट्री, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप पेड़ पे या नदियों पे लिखते हैं तो उनमें जान नहीं है, बट आप जान डालते हैं बिकॉज यू वांट टू रिप्रेजेंट देम एज अ लिविंग एसेंस इन दी पोएट्री, यानी कि पोएम में उनको जीवित दिखाने के लिए आप जो उनका रेफरेंस करते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान को, लव को, यानी कि प्यार जो है, लव जो है, यहाँ पर आप जहां भी लव देखेंगे वहां पर लव किसको पर्सोनिफाई कर रहा है? भगवान को, गॉड को। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर डायलॉग होगा भगवान और एक सोल के बीच में, जो स्पीकर रहेगा, ठीक है? जो पोएट्री का स्पीकर है, वो स्पीकर और भगवान के बीच में एक डायलॉग रहेंगे, जो आपस में वो लोग बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य है या जो वो सोल है, जो आत्मा है,
वो भगवान के प्रेम के लिए व्हाट इज हिंदी ऑफ वर्दीनेस, नहीं, वो उनके लायक है कि नहीं, उनके प्रेम के लायक है कि नहीं। अंडरस्टूड? ओके, यस यस केशव, यू वांट टू से समथिंग? वो तो मैम इमोर्टल मतलब हम, और वो प्यार के लायक है कि नहीं। हाँ बच्चे, वही वर्दीनेस मीन्स दैट इज वर्दीनेस। यहाँ पर लिखा गया ना, इंगेजिंग विद द स्पीकर इन अ डिस्कशन ऑफ हिज वर्दीनेस। ठीक है, वो मैम कितना तो इन लायक नाउ है। डेज लव डजंट एग्जिस्ट, दैट इज द फिजिकल अट्रैक्शन। बच्चे विल डिस्कस दैट अबाउट आफ्टर दी वी हैव डिस्कस दी पोएम। ठीक है, पोएम के दौरान ये डिस्कशन ऑफ कोर्स करेंगे। मैम। अभी ये कब, हाँ अभी ये बेसिस बता रही हूँ कि उन्होंने लिखा किस बेसिस को लेकर था। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर देखिए की इशू यहाँ पर बताया गया है कि द की इशू प्रेजेंटेड इन द पोएम इज नॉट वन कैन विन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बट वेदर वन कैन एक्सेप्ट डिवाइन लव। यानी कि आप जो है अपने डिजायर का, यानी अपने जो इच्छा है आपकी जिसको पाने की, उसको जीतने के बजाय आपका मोटिव यहाँ पर क्या है कि जो भगवान का प्रेम है या जो ईश्वर का आपका स्नेह है, उसको आप कितने पाने के लायक हैं। Understood? This is the basis of your poem. Now structure, we are going to look in the structure. यहाँ पर structure देखिए, structure जो चीज है, structure आपको तभी समझ में आएगी जब आप पोइट्री देखेंगे। ठीक है, रिदम हो गया, राइम स्कीम हो गया, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप पोइट्री देखेंगे। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक रेड पोइट्री इन देयर करिकुलम बिफोर दिस? आपने कभी पोइट्री पढ़ी थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पोइट्री पढ़ी थी? नहीं, आपने पढ़ी थी? अच्छा, हाँ वही 10th में 11th में कहीं पर आपने पोइट्री पढ़ी होगी, तो वहां पर राइम स्कीम आती थी। यस, राइम स्कीम क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय राइम स्कीम? जो लास्ट में वर्ड सेम साउंडिंग वर्ड्स आते हैं ना आपके पोइट्री में, सेम साउंडिंग वर्ड्स जो आते हैं, जैसे सिट हो गया, बिट हो गया, ठीक है, प्लेइंग, क्राइंग, ये जो सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जब लास्ट में आते हैं, कॉमन नहीं, जो सेम साउंडिंग वर्ड, जो सेम साउंड करता है, ठीक है, जैसे ट्री, फ्री, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जब आपके लास्ट राइम में आते हैं, तो यहाँ पर राइम स्कीम जो आप देख रहे हैं ए बी सी सी, इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो सेंटेंस है, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? 6 सेंटेंसेस। ठीक है, 6 सेंटेंसेस का एक स्टैंजा है, एक स्टैंजा में 6 सेंटेंसेस, जिसमें पहला और दूसरा का सेम राइमिंग वर्ड होगा, यानी कि उसके एंड में सेम साउंडिंग वर्ड्स लगे होंगे, दूसरा और चौथे में भी सेम साउंडिंग वर्ड्स होंगे, और जो 5th और 6th है सेंटेंसेस, उनमें दोनों में सेम साउंडिंग वर्ड्स होंगे एंड में। अंडरस्टूड? ये पोइट्री देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Now here is you can say a note given here. The effective use of monosyllables in this poem implies hesitation and pause. Monosyllable मतलब, monosyllable का मतलब क्या हुआ? Yes, Ankit, do you want to answer this? What do you mean What by? do you mean by monosyllable? Yes, Arpit. मैम मोनोसिलेबस मतलब जो बहुत कम बोलता है। नो मैम, वो तो मैम No, मोनोसिलेबस मतलब नहीं, एक पद में जिसको लिख सकते हैं। मतलब मैम जो कम something यूज हो। similar like that. हाँ हाँ हाँ, केशव ने सही बोला। मोनोसिलेबल का मतलब होता है कि जिसको आप एक सेंटेंस में या एक वर्ड में, मतलब समथिंग दैट इज बीन शॉर्टन इनटू वन सेंटेंस, पैराग्राफ और वन वर्ड। ऑलराइट, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। सिलेबल मतलब, सिलेबल मतलब क्या होता है? क्या होता है? सिलेबल मतलब साउंड होता है, ठीक है। जैसे इफ आई एम सेइंग द वर्ड अंकित, इसमें कितने सिलेबल हैं?
बोल तो रहे हो सही, यस 2 syllables, अंडरस्टूड. सो दैट इज व्हाट सिलेबल इज. मोनोसिलेबल मतलब एक सिलेबल, अंडरस्टूड. तो यहाँ पर मोनोसिलेबल का क्या रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ हेजिटेशन हो रहा है, यानी कि जो स्पीकर है वो झिझक रहा है कुछ बोलने से, ठीक है, उसे शर्म आ रही है बोलने से, या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा है बोलना, समथिंग दैट इज ही इज बीइंग हेजिटेंट और यू कैन से शाय अबाउट स्पीकिंग, ठीक है. चलिए, दिस इज योर पोएम. यहाँ पर आगे आपकी पोइट्री है. लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दिस इन वन. नहीं, एक में नहीं हो पाएगा. दिस दिस इज योर पोइट्री, ठीक है. ये पोएम के लिए आई विल टेल यू द बुक नेम, ठीक है. ये बुक आप क्या करेंगे, यू कैन गो थ्रू द पोएम, ठीक है. आप पोएम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है. और भी जितने पोइट्रीज है उसी बुक में मिल जाएगी, ठीक है. अगर नहीं मिलेगी तो यू कैन सर्च इट और आई विल प्रोवाइड यू द पोइट्री, ठीक है. पोइट्री पढ़ के आप उसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मुझे पहले ये बताइए. यहाँ पर पहली बात, जो आप पूरी पोइट्री देख रहे हैं, इस पोइट्री में ध्यान दीजिए कि लव जो है वो सेंटेंस में किसी भी जगह आ रहा है वो कैपिटल लेटर में आ रहा है. द L in the love is always capital in the whole poem. यहाँ पूरी पोएम आप देख लीजिए, यहाँ पर लव जो है वो हमेशा कैपिटल है. व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? कैपिटल लेटर आप कब लिखते हैं? और सॉरी, यस, नेम. जब आप किसी का नाम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स. तो लव रिप्रेजेंट है गॉड. गॉड को आप कभी भी लिखते हैं तो जी हमेशा कैपिटल लिखते हैं ना. So that is why this is a clue that it represents God. ठीक है, यहाँ पर personification किया गया है, इसका ये clue है यहाँ पर. Understood? So first sentence we can discuss. Yes, Arpit. अच्छा, I am unmuting you all, but मुझे वहां से noise नहीं आना चाहिए, ठीक है. interaction नहीं हो रहा है तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है. They want to answer, so I am unmuting you all, but मुझे आपके तरफ से आंसर मिलने चाहिए, noise नहीं. Understood? Understood or not? Of course, ma'am. Yes. Okay, very good. चलिए, ये मुझे बताइए. This is the first line. We will start. आप लोग अनम्यूट रखिएगा, अदरवाइज मेरी वॉइस इको करेगी, ठीक है. अनम्यूट हो गए सर? No, there's still someone who is not unmute. और कौन? ये होता है. ओके, चलिए. तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो आपकी पोइट्री है, ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रख के लेना है. व्हाट इज द बेसिक पर्पस? बच्चे बोला था ना, आवाज नहीं आनी चाहिए. प्लीज म्यूट योरसेल्फ अनलेस यू आर आंसरिंग सम क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पर जो आपका पहला सेंटेंस है, वहीं पे आपको पता चल रहा है that there is an interaction, यानी कि डायलॉग हो रहा है. आप दो लोगों में आपस में जैसे बात होती है, उस टाइप के सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे. ओके, रोल नंबर 15. डू यू वांट मी टू किक यू आउट ऑफ द क्लासरूम? ओके, सो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस क्या है. व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. इतनी बार रीडिंग कराई, कुछ तो इफेक्ट पड़ना चाहिए. रीड इट लाइक अ पोएट्री. रीड इट लाइक अ पोएट्री. जिन्होंने पोएट्री पढ़ी है, कैन दे रीड देम? जिन्होंने पोएट्री पहले पढ़ी है उनको पता होगा पोएट्री कैसे रीड की जाती है. Love bade me welcome, yet my soul drew back. इससे क्या पता चल रहा है? कैन यू? हाँ, नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, ऐसे नहीं पढ़े, बट
See, every time I'm telling you, मेरी पूरी speech class इसी में थी that you have to attach your feelings with the words that are written. So unless there are feelings, there are nothing but scribbles. क्या होता है scribbles? वो जैसे घस देते हैं, वो कुछ नहीं है अगर आप words में emotion नहीं डाल रहे हैं. Understood? So if there is a poetry, yes, student, please. There is noise coming in the classroom. I have told you again. If you are not answering question or asking question, please यहाँ पर म्यूट रखिए अपने आप को. Yes, now it is. Yes, so when you are reading a poetry or story, you have to attach the feelings with the words. Okay. So love bade me welcome, yet my soul drew back. Guilt of dust and sin, but quick-eyed love, observing me grew slack from my first entrance in. यहाँ पर my होगा. Drew nearer to me, sweetly questioned if I lacked anything. Now, what is the meaning? What can you say about the meaning? यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? At least आप वर्ड के जो मीनिंग है वो तो आप समझ पा रहे हो. Love bade me welcome. What is the meaning of bade? Bade मतलब क्या? नहीं पता. चलिए. Then write it somewhere because it is important for you to understand the meaning. At least dictionary meaning you should know. Okay. यहाँ पर one more thing I would like to mention. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको words मिलेंगे that are used in ancient English. समझे? तो यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे जहाँ पर जिनका यूज अभी नहीं होता है, बट इट वाज यूज्ड इन दैट टाइम ऑफ पीरियड. तो उनका वर्ड्स मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है बेड का मीनिंग होता है दैट यू आर ऑर्डरिंग और कमांडिंग समथिंग और समवन. ऑर्डरिंग और कमांडिंग. It is past tense to bid. B-I-D, bid इसका present tense होता है. Bid is past tense. लिख लिया सबने? Next, so love bade me welcome मतलब क्या हुआ? सॉरी. हाँ बच्चे भाई. तो ही इज वेलकमिंग मी मतलब जो गॉड है, भगवान है, वो कभी भी किसी को मना नहीं करते आने से. राइट. दिस इज द प्रॉपर थिंकिंग ऑफ एवरी रिलीजन दैट गॉड नेवर से नो टू समवन. राइट. सो ही वेलकम्स एवरीवन वेदर ही इज सिंफुल और नॉट. ही वेलकम्स एवरीवन. नेक्स्ट इज येट माय सोल ड्रू बैक. इसमें कोई ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग किसी को नहीं पता? ड्रू मीन्स खींच लेना या इधर कर लेना, अलग कर लेना. येट माई सोल ड्रू बैक इसका मतलब मेरा जो सोल था. ठीक है. दैट मीन्स द स्पीकर whose soul we are talking about. यहाँ पर इंटरेक्शन चल रहा है. तो इंटरेक्शन किसके बीच है? गॉड एंड द सोल. ठीक है. सोल जो है वो आपका स्पीकर है. तो लव बेड मी वेलकम येट माई सोल ड्रू बैक गिल्ट एंड डस्ट. गिल्ट ऑफ डस्ट एंड सिन. इसका मतलब ये हुआ कि लव जो है यानी कि गॉड जो है उन्होंने आपको वेलकम करने से कभी रोका नहीं. ठीक है. ही इज ऑलवेज वेलकम्ड यू एवरीवेयर एनी टाइम. ठीक है. येट माई सोल ड्रू बैक मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा फिर भी मैं नहीं जा पाया, मुझे हिम्मत नहीं हुई. Whatever the soul is, whatever the speaker is saying, I did not find the courage. उनके पास उतना courage नहीं था कि वो भगवान के पास जा सके. क्यों नहीं courage था? Because he found himself guilty of dust and sin. इसका मतलब
कि उन्होंने अपनी जो गलतियां थी, अपने जो गुनाह थे, वो उन्हें पता था कि उन्होंने क्या गलतियां की। तो ही डिड नॉट फील वर्दी ऑफ द वेलकम ऑफ गॉड, राइट। गॉड जो उनको वेलकम कर रहा है, उनके लिए वो वर्दी खुद को नहीं समझते, बिकॉज ऑफ हिज गिल्ट एंड दैट। ओके, नेक्स्ट, बट क्विक आई लव observing me grew slack from my first entrance in, drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything. Quick eyed love यानी कि उन्होंने, जो भगवान थे, उन्होंने देख लिया कि observing me grew slack, यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। और observing me grew slack मतलब उन्होंने पहले ही देख लिया कि I am hesitant, ठीक है, I am hesitant। जो सोल है वो बहुत हेजिटेंट है, वो नहीं जाना चाहती है उनके पास, राइट। पहले ही एंट्रेंस है, मतलब जैसे ही उन्होंने देखा मुझे, he knew that I am hesitant of his welcome। उनके वेलकम के लिए जो सोल है वो शर्मिंदा है, नहीं जा पा रही है, करेज नहीं है उनके पास उतना जाने का। तो what did he do? Drew nearer to me, मतलब मैं पहले पीछे गया, ठीक है, I drew back and he drew nearer to me, मतलब वो मेरे पास आए, and sweetly questioning if I lacked anything, यानी कि मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है, उन्होंने ये पूछा। sweetly questioning मतलब उन्होंने प्यार से पूछा, if I lacked anything, मुझे किसी चीज की जरूरत है। तो if I lacked anything, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि आपको और कुछ चाहिए, ठीक है। Here it means that तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज गॉड ऑलवेज वॉन्ट टू फॉर यू टू फॉलो हिज पाथ, राइट। वो चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, एनी रिलेशन, राइट। ही वॉन्ट द सोल, द गॉड ऑलवेज वॉन्ट द सोल टू रेस्ट इन पीस, अंडरस्टूड। तो ही आस्क्ड, व्हाट डिड ही आस्क? इफ आई लैक एनीथिंग, अंडरस्टूड। ये पहला पैरा का मतलब समझ में आ गया। अब इसको अपने वर्ड्स में, यस, इस लाइन का नहीं मतलब समझना। क्विक आइड लव यानी कि जो भगवान है वो सब देखते हैं, ऐसा सुना होगा आपने, राइट। तो भगवान को दिख गया कि मैं जो हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों के लिए। जो सोल है वो शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए, तो वो नहीं आ पाएगा, उसके पास उतना करेज नहीं है कि वो जा सके, अंडरस्टूड। अब इसमें से कोई भी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आई फर्स्ट पैराग्राफ में से? बच्चे who are raising their hand, they can unmute themselves and ask the question if they want. Online students who are raising their hands, if they want to ask any question, they can unmute themselves and ask the question. What meaning of sin? Sorry? Sin. Sin मतलब पाप, पाप। इंग्लिश में लिखना चाहे तो रॉन्ग डीड लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, सिन का मीनिंग रॉन्ग डीड, डीड मतलब काम। Yes, anyone who does not understand any of this, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैंने जो पढ़ाया अभी तक? सबको समझ में आ गया? तो अब सबको समझ में आ गया तो एक काम करिएगा, ये जो पैराग्राफ है इसको अपने शब्दों में इसका समरी लिखिए। राइट डाउन द समरी ऑफ दीज 6 लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने से लिखिए, आई विल करेक्ट इट। जो गलती होगा वो मैं करेक्शन करूंगी, बट अपने से लिखना है, अंडरस्टूड। अपने से लिखिए, इसका जो भी आपने मीनिंग समझा अपने से इंग्लिश में लिखना है। बिकॉज अगर आपको 2 लाइन का लिखने के लिए आ गया, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं पोइट्री से, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। हाँ बच्चे, मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाऊंगी बच्चे? व्हाट इज योर सिलेबस, वही उतना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा तुमको पढ़ा के मेरे को बर्बाद थोड़ी बनाना। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं पोइट्री से,
पोएट्री से आपका 2 लाइन एक्सट्रैक्ट करके, किसी भी कहीं से भी 2 लाइन एक्सट्रैक्ट करके लिख देगा, ठीक है। उसके नीचे आपके 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि ये किस पोएट्री से एक्सट्रैक्ट किया गया। हाँ हाँ, 2-3 लाइन दे देगा, उसमें से आपको पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये किस पोएट्री से आया है, ये लाइन किस पोएट्री में है। सेकंड, राइटर कौन है, ठीक है। तीसरा, इन लाइनों का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है, राइट। तो आपको लाइन के आगे पीछे पता होगा, क्या पोएट्री का ये समरी क्या है वो पता होगा, तभी तो आप लिखेंगे, राइट। तो वो कोई भी 2 लाइन दे सकता है, बीच में से, आगे से, पीछे से, एनीवेयर। ये छोटी पोएम है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज इजी वन एंड दिस इज शॉर्ट वन। एक दो पोएट्री आपके ऐसी है जो एटलीस्ट 3 पेजेस की पोएट्री है, तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन एंड वर्ड। अंडरस्टूड? इसका आप अपने शब्दों में जो भी समरी लिख सकते हैं, एनालिसिस लिख सकते हैं, वो लिखिए। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ करेक्शन, आई विल शो इट टू यू। सॉरी, हाँ बच्चे अभी लिखो, अभी लिखो, मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करेक्ट करके आपको अपने वर्ड्स में बता दूंगी कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको लिख के मुझे बताना है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिंस यू आर एट होम, प्लीज डोंट ट्राई टू चीट। ऑनलाइन से लिख के मत बोलना, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन से बहुत पढ़ के आई हूँ, तभी आपको पढ़ा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम को पता नहीं चलेगा। मैंने जो समझाया उसके बेसिस पे what you have to do, write a summary of these 6 lines. मैम पहला लाइन फिर से समझाइए तो। गला रे